नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कन्नड़ ज्योति रथ यात्रा का औराद में भव्य स्वागत। कर्नाटक में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से सब्जियों की कीमतों में गिरावट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 16 फरवरी को कर्नाटक बजट की घोषणा करेंगे। कर्नाटक सरकार पहली फसल मुआवजा राशि जारी करने के लिए तैयार। कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम सोरेन के आवास पर पहुंची ईडी की टीम। इस मामले में होगी पूछताछ। शरद पवार ने राजीव गांधी को दिया राम मंदिर का क्रेडिट। मंदिर की लोकेशन को लेकर भी उठाए सवाल। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु चौहान ने शनिवार को और आज शहर में समापन की पृष्ठभूमि में यात्रा कर रहे कर्नाटक उत्सव 50वें ज्योति रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। जैसे ही रथ यात्रा ने शहर में प्रवेश किया, विधायकों ने कन्नड़ाम्बे सर्कल के पास रथ में सुशोभित कन्नड़ाम्बे के चित्र पर माला पहनाई और पुष्पांजलि अर्पित की। युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कन्नड़ और संस्कृति विभाग द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किए गए कार्यक्रम में तहसीलदार माला शेट्टी चिद्रे, तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी बीरेंद्र सिंह ठाकुर, नगर पंचायत प्रमुख स्वामीदास, जिला शिक्षा अधिकारी विजय लक्ष्मी, कन्नड़ साहित्य परिषद के तालुका अध्यक्ष ने भाग लिया। कर्नाटक का इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति और राष्ट्रीय भाषा डॉक्टर शालिवा नुदिगिरे, दास साहित्य परिषद के अध्यक्ष बीएम अमरावड़ी, एपीएमसी के अध्यक्ष दोंडीबा नरोटे, कई तालुका अधिकारी, कन्नड़ समर्थक संगठनों के पदाधिकारी, संघों के प्रतिनिधि, साहित्यकार, नेता, छात्र और जनता बड़ी संख्या में शामिल हुई। लाल और पीली शॉल पहने अधिकारी, स्कूली बच्चे, लेखक, कन्नड़ साहित्य परिषद, संघों के पदाधिकारी और आम जनता पूरे रथ यात्रा जुलूस के दौरान कन्नड़ गीतों पर नाचते गाते रहे। विधायकों ने भी अपने हाथों में ढोल लेकर कलाकारों की ताल पर ढोल बजाया और ध्यान खींचा। 1000 मीटर ध्वज परेड। कर्नाटक संभ्रम 50 ज्योति रथ यात्रा के अवसर पर शहर में कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा आयोजित 1000 मीटर कन्नड़ ध्वज परेड प्रभावशाली रही। रथ यात्रा के अवसर पर शहर में कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा आयोजित 1000 मीटर कन्नड़ ध्वज परेड प्रभावशाली रही, जहां विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के सैकड़ों छात्रों ने हाथों में झंडे लेकर मार्च किया और कन्नड़ नारे लगाए। वहीं विधायक प्रभु चौहान ने फूल चढ़ाकर स्वागत किया। कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से कर्नाटक और पड़ोसी राज्य में सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित होने लगी है। भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों में कड़ी सजा के विरोध में ट्रकों के सड़क से नदारद रहने से किसानों को भी परेशानी हो रही है। जो किसान राज्य में सूखे के बावजूद सब्जियां उगाने और फसलें उगाने में कामयाब रहे थे, वे अब फिर से मुसीबत में हैं, क्योंकि ट्रक हड़ताल के कारण वे अपनी सब्जी उपज को आकर्षक कीमतों पर नहीं बेच पा रहे हैं। हड़ताल से पेट्रोलियम उत्पादों, गैस, फलों और अन्य उपज जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। हड़ताल की तपिश किसानों पर भी महसूस हो रही है, क्योंकि ताजी सब्जियों की कीमतें गिर गई हैं। बीन्स की कीमत 50 रुपए से घटकर 45 रुपए हो गई है, जबकि गाजर की कीमत 35 रुपए से घटकर 25 रुपए हो गई है। मूली, टमाटर, करेला, लौकी, पत्ता गोभी, फूल गोभी और अन्य किस्मों की कीमतें 22 रुपए की प्रति किलोग्राम तक कम कर दी गई हैं। इससे बाजार पर बड़ा असर पड़ा है। वहीं किसान फिर से संकट झेलने पर मजबूर हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने संवाददाताओं को बताया कि कर्नाटक को अपना अगला बजट 16 फरवरी को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा घोषित किया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा में बजट सत्र 12 से 23 फरवरी के बीच होगा, जिससे कैबिनेट मंत्रियों को अपने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ तैयारी करने और बजट पूर्व बैठकें करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह सीएम सिद्धरामैया की 15वीं बजट घोषणा होगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पाटिल ने बताया कि बजट 16 फरवरी को पेश किया जाएगा और सत्र 23 फरवरी तक चलेगा। बजट सत्र की शुरुआत कर्नाटक विधानमंडल के दोनों सदनों में राज्यपाल थावरचंद गहलोत के संयुक्त संबोधन के साथ होगी। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने कहा कि राज्य सरकार अगले एक सप्ताह में 30 लाख किसानों को मुआवजे की राशि की पहली किश्त जारी करेगी। मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि हालांकि राज्य सरकार ने 223 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है और 48.19 लाख हेक्टेयर पर फसल का नुकसान हुआ है और सितंबर 2023 में मुआवजे के लिए केंद्र सरकार से अपील की है, लेकिन आज भी मुआवजा राशि नहीं मिली है। बायरेगौड़ा ने जिलाधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसानों को मुआवजा राशि समय पर जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली के तहत 75% किसानों की भूमि का विवरण अपलोड किया गया है।
अगले एक हफ्ते में किसानों के बैंक खातों में मुआवजे की रकम की पहली किश्त जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले मुआवजे के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं, जिन्हें अब रोका जाएगा क्योंकि फ्रूट्स डेटा के आधार पर पैसा जारी किया जाएगा। लाखों किसानों का डेटा अपलोड नहीं किया गया था और अधिकारी पिछले 15 दिनों से इस पर काम कर रहे हैं। बायरेगौड़ा ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारियों से मिलने के बावजूद पैसा जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा, लेकिन किसान संकट में हैं, इसीलिए हम अपने खजाने से किसानों को 2000 रुपए की पहली किश्त जारी कर रहे हैं। यह देखते हुए कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह राज्य का कोई भी सहायक हो, किसी भी गैरकानूनी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एमडी रेडियो डायग्नोसिस के आवंटन के लिए कर्नाटक परीक्षण प्राधिकरण केईए पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एमडीआरडी एक डीएम उम्मीदवार के लिए जिसने एक सेवा योग्य उम्मीदवार को उस सीट से वंचित कर दिया जिसकी वह हकदार थी। केईए राज्य सरकार का एक साधन है। स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए सीटें प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार केईए पर अत्यधिक भरोसा करते हैं। इसीलिए केईए सीटों के आवंटन की निष्पक्ष और पारदर्शी पद्धति अपनाने के लिए बाध्य है। लेकिन दुर्भाग्य से केईए ने स्नातकोत्तर मेडिकल सीट के साथ इस तरह से व्यवहार किया है। अदालत ने कहा, जबकि एक नागराज के पक्ष में किए गए डीएम आवंटन जो बिल्कुल भी मैदान में नहीं था, याचिकाकर्ता को जो भी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। न्यायमूर्ति पीएस दिनेश कुमार और न्यायमूर्ति टीजी शिवशंकर गौड़ा की खंडपीठ ने शुक्रवार को मंड्या जिले के केआरपी तालुके में प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र अनेगोला में कार्यरत डॉक्टर रजनी सीके द्वारा एमडीआरडी के आवंटन पर सवाल उठाने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश जारी किया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचे हैं। कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम सीएम के आवास पर पहुंची है। इस दौरान सीएम आवास पर कड़ी सुरक्षा तैनात की गई है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन इससे पहले ईडी द्वारा भेजे गए 7 समन के बावजूद उसके समक्ष पेश नहीं हुए थे। उन्होंने जांच एजेंसी द्वारा 8वां समन भेजे जाने के बाद आखिरकार पूछताछ के लिए सहमति दे दी। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ईडी के अधिकारी दोपहर लगभग 1 बजे सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचे। अधिकारी यहां उनसे पूछताछ करेंगे। उन्होंने बताया कि ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआरपीएफ सोरेन के आवास के आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उच्च रेजोल्यूशन वाले बॉडी कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन से पूछताछ किए जाने से पहले शनिवार को मुख्यमंत्री आवास और संघीय एजेंसियों के आंचलिक कार्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि 1000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि रांची प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जांच एजेंसी के कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास के आसपास 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ खत्म होने तक मुख्यमंत्री आवास के पास यातायात की आवाजाही पर पाबंदियां रहेंगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने आज एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर बयान दिया है। पवार को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था, लेकिन वह मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद भगवान राम की पूजा करने के लिए अयोध्या जाएंगे। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि मंदिर के निर्माण में राजीव गांधी का योगदान है। शरद पवार ने आज सोलापुर जिले में एक कार्यक्रम में बोलते हुए ये बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मूर्ति जहां थी, मंदिर उससे कुछ दूरी पर बन रहा है। सोलापुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए शरद पवार ने कहा कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अयोध्या में ताला खोलकर
राम की मूर्ति बाहर निकाली थी। उस वक्त विवाद शुरू हुआ था कि आपने ताला क्यों खोला। फिर बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मंदिर बनाने का प्रयास राजीव गांधी ने ही शुरू किया। उसमें कुछ लोगों ने विरोध की भूमिका ली और कुछ लोग कोर्ट में गए। वो केस 20 साल तक कोर्ट में चला। कोर्ट ने 2 साल पहले इस केस का निर्णय दिया। निर्णय हिंदू पक्ष में आया। शरद पवार ने उस दौरान कहा कि राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट ने आगे की रूपरेखा तैयार की है। जहां मंदिर होना चाहिए था, मूर्ति जहां थी उससे कुछ दूरी पर मंदिर बनाया, जबकि बीजेपी की भूमिका थी कि मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर वहां बनाने का निर्णय उन्होंने ही बदला। उनकी ही सत्ता आने के बाद आज मंदिर बन रहा है। अच्छी बात है, सभी को आनंद हो रहा है। हमने या कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया। मुझे अयोध्या का निमंत्रण मिला था। हमें राम का आदर है। उनका व्यक्तित्व समाज को दिशा देने वाला है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा कि मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जब भगवान बुलाएंगे तो हमें उसी समय जाना चाहिए। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मेरा पूरा परिवार अयोध्या जाएगा। बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण देश की तमाम बड़ी राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों को भेजा गया है। इस फहरिस्त में सपा प्रमुख और डिंपल यादव के पति अखिलेश यादव भी शामिल हैं। बता दें कि बीते शनिवार को ही अखिलेश यादव ने अयोध्या का निमंत्रण मिलने की पुष्टि की थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीते शनिवार को कहा कि वह अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सपरिवार दर्शनार्थी बनकर अवश्य जाएंगे। सपा प्रमुख यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर चंपत राय को लिखे एक पत्र को साझा किया है, जिसकी शुरुआत में उन्होंने आदरणीय श्री चंपत राय जी, महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या संबोधन के साथ लिखा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के स्नेह निमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं समारोह के सकुशल संपन्न होने की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पत्र में सपा प्रमुख ने कहा, हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पश्चात सपरिवार दर्शनार्थी बनकर अवश्य आएंगे। आज प्राप्त निमंत्रण के लिए पुनः धन्यवाद। अब वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। तमिलनाडु राजभवन पर पेट्रोल बम से हमले के मामले में एक आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट दायर की। इन आरोपी पर आईपीसी की धारा 124, 379, 436, 353 और 506 भाग 2 को लगाया है। साथ ही आरोपी पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत धारा 3, 4 और 5 समेत तमिलनाडु की संपत्ति नुकसान और हानि की रोकथाम अधिनियम 1992 की धारा 4 को भी लगाया है। बता दें कि चेन्नई के पुनमल्ली में एनआईए ने विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। बता दें कि आरोपी विनोद उर्फ करुक्का विनोद ने 25 अक्टूबर 2023 को चेन्नई में स्थित राजभवन के गेट नंबर 1 पर लगातार 2 पेट्रोल बम फेंके थे। बम फटने के कारण गेट पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। इस तरह की यह चौथी घटना देखने को मिली। इससे पहले उसने टी नगर में टीएसएमएसी तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के आउटलेट, तेनामपेट पुलिस स्टेशन, तमिलनाडु के मुख्य भाजपा कार्यालय और चेन्नई के सरकारी प्रतिष्ठानों पर पेट्रोल बम फेंके थे। दरअसल आरोपी राज्य के राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारियों को आरोपी खत्म करना चाहता था। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुक्रवार को दूसरे दिन असम से होकर गुजरी। इस दौरान युवा कांग्रेस के वाहनों पर लक्षित हमला हुआ है। भाजपा युवा मोर्चा भाजयुमो पर शुक्रवार रात युवा कांग्रेस से जुड़े वाहनों में तोड़फोड़ का आरोप लगा है। यात्रा से पहले लखीमपुर में राहुल गांधी के कटआउट और बैनर को भी नुकसान पहुंचाया गया।
कांग्रेस पुलिस में शिकायत दर्ज कराने और भाजपा से जुड़े उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग करने की योजना बना रही है। कल पार्टी ने दावा किया कि दक्षिण से उत्तर की ओर अपनी पहली यात्रा के दौरान उसे भाजपा शासित राज्यों में उतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा जितना दूसरी यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर के राज्य में करना पड़ा है। राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की आलोचना की और उन्हें देश में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा, असम के मुख्यमंत्री इतने भ्रष्ट हैं, भाजपा शासित अन्य राज्यों के अपने समकक्षों को भ्रष्टाचार करना सिखा सकते हैं। पाकिस्तान के साथ जंग के खतरे और मध्य पूर्व में फैले व्यापक तनाव के बीच ईरान ने सफलतापूर्वक एक उपग्रह का प्रक्षेपण करके सबको हैरान कर दिया है। विशेषज्ञों को आशंका है कि ईरान का ये कदम परमाणु मिसाइल बनाने के खतरे की आशंका को बढ़ा रहा है। ईरान ने शनिवार को कहा कि उसने सफलतापूर्वक एक उपग्रह का प्रक्षेपण करके इसे अब तक की सबसे ऊंची कक्षा में स्थापित किया। यह उस कार्यक्रम का हिस्सा है जिसे लेकर पश्चिम देशों ने तेहरान की ओर से उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल बनाए जाने की आशंका जताई है। ईरान की यह घोषणा ऐसे समय आई है जब गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल के हमले जारी हैं तथा हाल ही में ईरान और पाकिस्तान द्वारा एक दूसरे के देशों में हवाई हमले किए गए। इन घटनाक्रम से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA से कहा कि सोराया उपग्रह को 3 चरणों वाले रॉकेट के साथ पृथ्वी की सतह से लगभग 750 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया गया। हालांकि उपग्रह का उपयोग किस क्षेत्र के लिए है, इस बारे में तत्काल कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कनाडा ने एक बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। भारत से चल रहे राजनयिक तनाव के बीच कनाडा का राम मंदिर पर लिया गया ये फैसला हर किसी को हैरान कर रहा है। दरअसल कनाडा की 3 नगरपालिकाओं में 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में मनाने की उद्घोषणा जारी की है। इतना ही नहीं, हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम की मूर्ति को प्रतिष्ठित किए जाने वाले समारोह को चिन्हित करने के लिए ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र में बिलबोर्ड भी लगाए हैं। इसमें यह बताया गया है कि भारत में राम मंदिर में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बता दें कि कनाडा की 3 नगरपालिकाओं ने सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को मान्यता देते हुए यह उद्घोषणा जारी की है। हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन HCF के संस्थापक और अध्यक्ष अरुणेश गिरी ने कहा कि विश्व जैन संगठन कनाडा VJSC के साथ ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रैंडफोर्ड ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में मनाने संबंधी उक्त घोषणाओं को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। बिल्टन के मेयर की ओर से भी बधाई संदेश भेजा गया है। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन द्वारा जारी उद्घोषणा में कहा गया है कि दिन का उत्सव समुदाय के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को सम्मान देने और पहचानने का एक अवसर के रूप में काम करेगी। गिरी ने कहा कि कनाडा में लगाई गई होर्डिंग जश्न मनाने वाली सेल्फी के लिए पृष्ठभूमि के रूप में काम कर रहे हैं और उत्सव की भावना भी फैला रहे हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कन्नड़ ज्योति रथ यात्रा का औराद में भव्य स्वागत। कर्नाटक में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से सब्जियों की कीमतों में गिरावट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 16 फरवरी को कर्नाटक बजट की घोषणा करेंगे। कर्नाटक सरकार पहली फसल मुआवजा राशि जारी करने के लिए तैयार। कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम सोरेन के आवास पर पहुंची ईडी की टीम, इस मामले में होगी पूछताछ। शरद पवार ने राजीव गांधी को दिया राम मंदिर का क्रेडिट, मंदिर की लोकेशन को लेकर भी उठाए सवाल। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।